तो मूवी की शुरू में हम इरविन नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ बेसबॉल खेल रहा है। वो न्यूयॉर्क टीम का बहुत बड़ा फैन है और हमेशा अपने आप को उस टीम में इमेजिन करता है, लेकिन अभी उसे इस गेम में बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी वजह से उसके दोस्त भी उसकी स्किल का बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर एक दिन खेलते हुए उसे एक पुरानी बेसबॉल मिलती है। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और यही उसमें पता चलता है कि यंकीज वर्ल्ड सीरीज में सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि उनके पास बेब रूथ नाम का एक खतरनाक प्लेयर है। हर साल मैच में अच्छे से रन स्कोर करता है। इसकी वजह से उसका बैट डार्लिंग वो उसे अपना लकी चार्म समझता है। हम यहाँ शिकागो टीम के मैनेजर नेपोलियन को देखते हैं, जो रुथ के इस फॉर्म से बहुत परेशान है। वो जानता है कि इस तरह उनकी टीम भी नहीं जीत पाएगी और रुथ को रोकने के लिए वो अपने एक प्लेयर लेफ्टी से उसका बैट चुराने का कहता है। लेफ्टी ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन नेपोलियन उसे वार्न करता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपनी टीम से निकाल दूंगा। यहाँ हम इरविन को अपने घर आते देखते हैं, जो गुस्से में अपने रूम के पोस्टर फाड़ने लगता है। तभी उसे पीछे से कुछ हलचल महसूस होती है। वो देखता है कि वो बॉल रूम से निकलने की कोशिश कर रही है। वो उसे चेक करने जाता है, लेकिन तभी वो बॉल उससे बात करने की कोशिश करती है। इरविन डर जाता है। वो बॉल उसे बताती है कि मेरा नाम स्कर्वी है और तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वो उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन इरविन उसे किसी तरह पकड़ लेता है। इरविन उड़ने वाली बॉल के बारे में अपनी बहू को बताता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी आवाज से कोई सुन सकता है और उसकी मॉम उसे इसका वहम बताती है। इरविन अपनी मॉम से डैड के बारे में पूछता है और वो बताती है कि आज रात वो नाइट शिफ्ट पर है और तुम्हें उनका डिनर ले जाना होगा। इरविन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बॉल को वहीं रखकर फौरन अपने डैड को खाना देने निकल पड़ता है। पता चलता है कि उसका डैड जीएमटी स्टेडियम में जनरेटर का काम करता है और इसी वजह से इरविन इस गेम को इतना पसंद करता है। वो इन्हें आज अपने होने वाले गेम के बारे में बताता है कि कैसे हमेशा की तरह फिर से फेल हो गया। और तब उसका डैड उसे समझाता है कि मैंने यहाँ हजारों फेल होते हुए देखे हैं, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कामयाबी सिर्फ मेहनत करने वालों को मिलती है। फिर वो इरविन को प्लेयर्स के रूम में ले जाता है जहाँ उनकी सारी चीजें रखी हुई है और इरविन वहाँ रूथ की रॉकर को देखकर खुश हो जाता है। तभी उसकी नजर सामने रखे हुए बेड पर पड़ती है, जिसमें रूथ का लकी बैट डार्लिंग भी होता है। इरविन डैड से कुछ और देर वहाँ रुकने को कहता है और वो उनकी बात मानकर उसे 10 मिनट का वक्त देते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। लेकिन इरविन भला उनकी बात कहाँ मानने वाला था और उनके जाते ही डार्लिंग को छूने की कोशिश करता है। तभी गार्ड वहां आकर उसे रोकता है, जो असल में शिकागो टीम का प्लेयर लेफ्टी है, और वो इरविन को डरा कर वहां से भगा देता है। अगली सुबह इरविन का मूड बहुत अच्छा होता है। यहाँ स्कर्वी उसे बताता है कि मैं भी वर्ल्ड सीरीज में खेल चुका हूँ, लेकिन होम रन की बजाय बॉल मानकर मैच से बाहर हो गया और किसी ने भी मुझे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। वो भी उसे इस गेम से दूर रहने को कहता है और बताता है कि मेरी तरह तुम्हारे सपनों को भी चकनाचूर कर देंगे, तब तुम उस दुख को नहीं झेल पाओगे। तभी इन्हें बाहर किसी के आने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि यंकीज का मैनेजर आया है। वो उन्हें डार्लिंग की चोरी का बताते हैं और कहते हैं कि उनका शक इरविन के डैड पर है, क्योंकि रात को उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था। तब इरविन उन्हें बताता है कि कल रात मैंने वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड को देखा था और मैनेजर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर वो अपने बेटे को लोकर रूम में क्यों लेकर गया था। वो उनके घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। गुस्से में मैनेजर उनके डैड को फायर कर देता है और कहता है कि जब तक वो बैट नहीं मिल जाता तुम्हें अपनी जॉब दोबारा नहीं मिलेगी। उसके पेरेंट्स ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और डैड को लगता है कि शायद इरविन ने उस बैट को छुपा दिया है। इरविन उसे भी गार्ड के बारे में बताता है, लेकिन वो इरविन की एक नहीं सुनता और उसे अपनी नजरों से दूर हो जाने को कहता है। इरविन ये बात स्कर्वी को भी बताता है और तभी स्कर्वी उसे बताता है कि ये जरूर किसी दूसरे टीम का काम है। ये सुनकर इरविन हैरान हो जाता है और फौरन अपने बेसबॉल कार्ड्स को चेक करने लगता है। वहाँ उसे शिकागो टीम के प्लेयर लेफ्टी का कार्ड मिलता है, जिसकी शक्ल उस स्टोर से मिलती है और इरविन समझ जाता है कि ये सब उन्होंने मैच जीतने के लिए किया है। वो ये बात अपने डैड को बताने के लिए जाता है, लेकिन स्कर्वी कहता है कि सबूत के बगैर तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तब इरविन इस बैट को खुद ही ढूंढने का प्लान करता है। वो जानता है कि आज सारी टीम शिकागो जा रही है और उस वक्त वो उन्हें स्टेशन पर मिलेगी। ये सोचकर स्कर्वी के साथ स्टेशन निकल जाता है,
लेकिन देखता है कि वहाँ तो हजारों लोगों का रश है। तभी उसे एक जगह लेफ्टी नजर आता है जिसके हाथ में वो डार्लिंग बैट है और वो दोनों चुप कर उसके ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहाँ उस बैट को चुराने की कोशिश करते हैं लेकिन लेफ्टी उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भागने लगता है। एरविन वहाँ से कूद कर दूसरी ट्रेन में जाता है लेकिन लेफ्टी वहाँ भी उनके पीछे जाता है। एरविन की रिस्क लेकर उसी ट्रेन में वापस आने की कोशिश करता है और यहाँ वो किसी तरह लेफ्टी से पीछा छुड़ा लेता है। टीटी थोड़ा दूर जाकर उन्हें एक स्टेशन पर उतार देता है और बताता है कि न्यूयॉर्क यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में है। रात होने की वजह से इरविन वही स्टेशन पर रुकने का सोचता है और यहाँ उसे पता चलता है कि डार्लिंग असल में एक फीमेल बैट है और स्कूबी की तरह वो भी उससे बात करती है। पहले तो वो एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं लेकिन जल्द ही उनमें दोस्ती हो जाती है। डार्लिंग उसे बताती है कि किस तरह रुथ ने उसे मेहनत से बनाया है और वो इसके बिना कभी नहीं रह सकती। स्कूबी को वो थोड़ी अकड़ लगती है और उस वक्त जैसे दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। फिर डार्लिंग एवरी को शिकागो ले जाने का कहती है क्योंकि रूथ वहाँ अपना अगला मैच खेलने वाला है। लेकिन एवरी कहता है कि हमें शायद पहले न्यूयॉर्क में जाना चाहिए ताकि मैं अपने डैड पर लगे इल्जामों को दूर कर सकूं। स्कूबी भी उससे एग्री करता है लेकिन डार्लिंग कहती है कि रूथ तुम्हारे डैड की जॉब वापस लगा देगा और वो भी एक अच्छी तनख्वाह के साथ। ये सुनकर एवरिन कंफ्यूज हो जाता है। इधर उसके पेरेंट्स उसके जाने से बहुत दुखी होते हैं और उसके डैड को लगता है कि शायद ये सब उन्हीं की गलती है और उन्हें फौरन जाकर पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। हम आगे देखते हैं कि लेफ्टी भी उसी स्टेशन पर पहुंच जाता है और एवरिन उसे देखकर छुप जाता है। लेफ्टी अपने बॉस नेपोलियन को फोन करता है लेकिन डर की वजह से उन्हें बैट गुम होने का कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं जल्द ही उसको लेकर शिकागो आ रहा हूँ। तभी उसे बैट का केस दिखाई देता है और वो देखता है कि एवरिन उसे लेकर भाग रहा है। वो एक रेल कार से उसका पीछा करता है लेकिन तभी सामने ट्रेन आ जाती है और उसे वहाँ से वापस जाना पड़ता है। उधर एवरिन को रास्ते में एक वेयर हाउस नजर आता है और उसकी मुलाकात कुछ ट्रेवलर्स से होती है जो खुद भी यांकीज टीम के बहुत बड़े फैंस होते हैं। यहाँ रेडियो से उन्हें पता चलता है कि यांकीज अपना मैच हार चुके हैं। ये सुनकर डार्लिंग खुद को शिकागो जाने को कहती है। तभी एक ट्रेन आती है और वो बताते हैं कि ये यांकीज एक्सप्रेस है जो सीधा न्यूयॉर्क ले जाएगी। एवरिन उनके साथ जाने लगता है। तभी उसे ये ट्रेन शिकागो जाते हुए दिखाई देती है और ये देखकर उसका इरादा बदल जाता है और वो ठान लेता है कि वो इस बैट को रूथ तक पहुंचा कर ही जाएगा। आगे चलते हुए वो एक दूसरे टाउन में पहुंच जाता है। वहाँ कुछ लड़के उसे तंग करते हैं और तभी मार्टी नाम की एक लड़की उसकी मदद के लिए आ जाती है। वो लोग किसी तरह पीछा छुड़ाकर मार्टी के घर आते हैं और पता चलता है कि वो स्पेन सनाटी टीम की कैप्टन लॉयल्टी रोस्टर की बेटी है। एवरिन उसे रूथ का बैट डार्लिंग दिखाता है और बताता है कि मैं इसे रूथ के पास शिकागो पहुंचाना चाहता हूँ। तब मार्टी उसे बताती है कि उसके डैड की टीम भी शिकागो जा रही है और वहाँ जाने में उसकी मदद कर सकती है। वो उसे अपने डैड के नाम से एक खत लिखकर देती है और तब ही ढूंढते हुए लेफ्टी वहाँ आ जाता है। मार्टी की मोम को लगता है कि शायद एवरिन के डैड है लेकिन एवरिन उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है और मार्टी लेफ्टी को रोकने में उसकी मदद करती है। लेकिन जल्द ही लेफ्टी एवरिन को पकड़ लेता है और कहता है कि ये बैट उसने बहुत मेहनत से चुराया है। मार्टी एक बार फिर एवरिन की मदद करती है और अब तुम्हें शिकागो जाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ एक तरफ एवरिन मार्टी के डैड की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं। रास्ते में एवरिन एक फैमिली को डिनर करते देखता है। ये देखकर उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है तो डार्लिंग उसे समझाती है कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। रूथ भी अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है। एवरिन को लगता है कि रूथ तो हमेशा रिपोर्टर और फैंस से घिरा रहता है लेकिन डार्लिंग उसे बताती है कि वो तो सब उसके पैर के पीछे है। अब असल प्यार तो हमें फैमिली से ही मिलता है। डार्लिंग को यकीन है कि रूथ एवरिन से मिलकर बहुत खुश होगा और एवरिन भी अपने मूड को फिर से ठीक करने के लिए थैंक्स बोलता है। लेफ्टी फाइनली नेपोलियन को सच बताता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर बैट मुझ तक नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हारे करियर को तबाह कर दूंगा। ये सुनकर लेफ्टी नाराज हो जाता है। इधर एवरिन के पेरेंट्स मार्टी के घर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि वो शिकागो जा रहा है। एवरिन भी किसी तरह मार्टी के डैड तक पहुंच जाता है
और उसका लेटर पढ़कर उसे शिकागो ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में वो उसे बेसबॉल के कुछ ट्रिक सिखाते हैं और फिर यांकीज के होटल तक छोड़ देते हैं। इवनिंग को वहाँ रूथ दिखाई देता है और सीधा सिक्योरिटी को चकमा देकर उससे मिलने पहुंच जाता है। रूथ भी उसे देख लेता है और वो वेटर से कहता है कि उसे मेरे पास भेजो। पीछे से तभी वहाँ लेफ्टी आ जाता है और डार्लिंग को चुरा कर वहाँ एक ब्रेड रख देता है। इवरिन ये देखकर बहुत हैरान होता है और वो समझ जाता है ये सब लेफ्टी का ही काम है। उधर स्कर्वी डार्लिंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टी फिर आगे उसे चुरा लेता है। इवरिन उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है। नेपोलियन उसे भी खींचकर कार में डाल देता है। आगे फाइनल मैच है, जहां नेपोलियन इवरिन से कहता है कि अब उन्हें मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता। रूथ भी डार्लिंग के बिना जल्दी आउट हो जाता है। ये देखकर नेपोलियन को बहुत खुशी होती है। वो उन्हें वहीं छोड़कर नीचे जाता है। इवरिन को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी स्कूर्वी उसे समझाता है कि मैंने लाइफ में हार मान चुका था, लेकिन तुमने मुझे जीने की नई राह दिखाई। फिर वो उससे यहाँ आने की वजह पूछता है, तो इवरिन कहता है कि ये सब कुछ उसने अपने डैड के लिए किया है। तभी स्कूर्वी उसे अपना मिशन पूरा करने का कहता है कि मुझे फेंक कर तुम सामने वाले शीशे को तोड़ सकते हो, और इवरिन ऐसा ही करता है और इवरिन जल्द ही स्टेडियम के बीच तक पहुंच जाता है और रूथ उसे पहचान कर उससे मिलने आता है और देखता है कि इवरिन उसे उसका बैट वापस करता है। तभी नेपोलियन आकर मैच शुरू करने का कहता है। रूथ उस पर इल्जाम लगाता है कि तुमने लेफ्टी से मिलकर मेरा बैट चोरी किया है। नेपोलियन उससे इनकार करता है और रेफरी से कहता है कि तुम्हें फौरन मैच शुरू कर देना चाहिए। रेफरी भी यंकीज के अगले प्लेयर्स को बुलाता है। डार्लिंग इवरिन को कहता है कि आज तुम अपने ड्रीम पोजीशन पर खड़े हो, जैसा कि हमेशा चाहते थे कि रूथ अपनी टीम को डीमोटिवेट देखता है, और तभी वो इवरिन को लास्ट प्लेयर बताता है और कहता है कि एक छोटा प्लेयर भी गेम चेंज कर सकता है। नेपोलियन उसका मजाक उड़ाता है और ये देखकर इवरिन भी ऐसा करने से मना कर देता है। रूथ उसे समझाता है कि ताकत बैट में नहीं बैटर में होनी चाहिए। उसके पेरेंट्स भी रेडियो पर ये सब सुन लेते हैं और उन्हें अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। स्कूर्वी उसे बेस्ट ऑफ लक कहने आता है, लेकिन कैचर उसे पकड़कर लेफ्टी को दे देता है और वो उसे इवरिन की तरफ पिच कर देता है। इवरिन अपनी पहली 2 बॉल मिस कर देता है, लेकिन फिर उसका डैड उसको स्विंग करने का कहता है। इवरिन भी कुछ सोचकर खुद को तैयार कर लेता है और अब बॉल उसके बैट से टकरा जाती है। वो अपना होम रन पूरा करता है और उससे यंकीज और उसके फैंस में खुशी छा जाती है। फिर वो रूथ को अपना बैट वापस करता है और अपने डैड को बताता है कि फाइनली उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। उसके रन्स के बदौलत यंकीज ये सीरीज जीत जाता है और नेपोलियन और लेफ्टी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और हम एक 50 परेड देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।